नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9th के लेसन नंबर 3 चुनावी राजनीति के एक मार्क्स वाले क्वेश्चन अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझेंगे। और हमने यहाँ पर लगभग 75 क्वेश्चंस उठाए हैं और कोशिश की है कि लेसन के अंदर से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो हमने इसमें ऐड करने की कोशिश की है। इसके अलावा हमने अपनी पहली 2 वीडियोस में जो इसी लेसन से संबंधित हैं प्रत्येक ऐसे पॉइंट को जहां से कुछ भी बड़ा या छोटा प्रश्न उठ सकता है उसको बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सभी प्लेलिस्ट के अंदर सभी लेसन्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए अपने क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? लोकतांत्रिक, सांसदीय और गणतांत्रिक। ये तीनों प्रकार की शासन प्रणाली हमारे देश में है। लोकतांत्रिक भी है, सांसदीय मतलब संसद के रूप में, और गणतांत्रिक जहाँ पर देश का मुखिया संवैधानिक रूप से चुना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में लोकतंत्र का आम रूप क्या है? अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधित्व। इसका क्या मतलब है? देखिए, अप्रत्यक्ष कैसे? क्योंकि प्रत्यक्ष के अंदर क्या है कि सभी लोग शासन कार्यों में भाग लेते हैं, यानी कि अगर 135 करोड़ जनसंख्या है तो वो सारी लेगी, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि आगे देश को चलाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में लोकतंत्र का जो आम रूप है वो अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधित्व है। फिर है, हरियाणा में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हम अपने लेसन में बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के अंदर न्याय युद्ध का संचालन या नेतृत्व किया था। उसके बाद है, 1987 के चुनावों में हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बनी? लोकदल। लोकदल पार्टी की स्थापना जो थी वो चौधरी देवीलाल ने ही की थी। उसके बाद है, 1987 के हरियाणा चुनावों में चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में लोकदल को कितनी सीटें मिली? 60। जबकि जो चुनाव थे वो लोकदल और कुछ अन्य पार्टी मिलकर जो थी चुनाव लड़ रही थी, और सभी को यानी कि लोकदल और उसके सहयोगी पार्टियों को 76 सीटें मिली थी, जबकि उसमें से 60 केवल लोकदल को मिली थी। छठा क्वेश्चन है, 1987 के चुनावों के प्रचार के दौरान चौधरी देवीलाल ने लोगों से क्या वायदा किया कि यदि उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। उसके बाद है, हरियाणा राज्य की विधानसभा के पिछले चुनाव कब हुए? अब की हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो अक्टूबर 2019। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावों से क्या अभिप्राय है? वह प्रक्रिया जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो सरकार का संचालन करते हैं। उसके बाद है, भारत में किस राज्य की विधानसभा सबसे बड़ी है? उत्तर प्रदेश की, जिसमें 403 सीटें हैं। पहले 480 होती थी, लेकिन उत्तराखंड निकल जाने की वजह से अब 403 है। उसके बाद है, लोकसभा चुनावों में देश को कितने भागों में बांटा गया है? 543, जिन्हें हम 543 सीटें भी कह सकते हैं। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? इसका सही आंसर है 84 अनुसूचित जाति के लिए और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए, ताकि कोई भी ऐसा वर्ग जो पिछड़ा हुआ हो वो भी अच्छे से प्रतिनिधित्व कर सके और उनके लोगों की आवाज़ उठा सके। भारत की लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? 5 वर्ष बाद। आम चुनाव क्या होते हैं? 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकसभा और विधानसभा के होने वाले चुनावों को आम चुनाव कहा जाता है, जो आमतौर पर 5 साल पूरे होने के बाद होते हैं। उसके बाद है, उपचुनाव क्या होता है? मान लीजिए कि किसी सांसद या विधायक की मृत्यु हो जाती है या वह बीच में ही अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे देता है, तो वहाँ पर दोबारा से चुनाव करवाया जाता है उसी सीट पर जहाँ से इस्तीफा दिया है, या किसी सांसद या विधायक की मृत्यु हो गई, उसी सीट पर दोबारा से चुनाव करवाने को उपचुनाव कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र क्या है? आम चुनावों के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और इन क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद है, लोकतंत्र के चुनाव की एक विशेषता क्या है? कि हर मत यानी कि हर वोट का बराबर मूल्य। ये बहुत बड़ी विशेषता है। ये अमीरी गरीबी के और धर्म, जाति, नस्ल, रंग, लिंग के भेद को खत्म करती है। उसके बाद है, भारत के किन राज्यों में लोकसभा की केवल एक सीट है? मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम आदि में
एक एक सीट है। और दो दो किन में है? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा में लोकसभा की दो दो सीटें हैं। तो हरियाणा में कितनी है? 10, अर्थात हरियाणा से 10 सांसद चुन के लोकसभा के लिए जाते हैं। मतदाता सूची किसे कहते हैं? हर एक मतदान में भाग लेने वाले लोगों की सूची। मतलब जब भी मतदान होने वाले हैं और कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं, उन लोगों की सूची को मतदाता सूची कहा जाता है। भारत में कितनी आयु का व्यक्ति मतदान कर सकता है? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाला व्यक्ति। मतदाता सूची को कब सुधारा जा सकता है? प्रत्येक आम चुनाव से पहले उसे सुधारा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग जो है शहर छोड़कर चले गए हों, वो जगह छोड़कर चले गए हों, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई हो, या कुछ नए लोग जो 18 के हुए हैं वो इसमें ऐड होंगे। वर्तमान समय में लोकसभा के चुनावों के लिए देश में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 543। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था कहाँ की गई है? स्थानीय शासन, अर्थात पंचायतों के चुनाव में और नगर पालिकाओं के चुनाव में। उसके बाद है लोकसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य से हैं? उत्तर प्रदेश, 403। 1971 के लोकसभा चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा किस पार्टी ने दिया? कांग्रेस, या हम कह सकते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी ने। 1983 के लोकसभा चुनावों में आंध्र प्रदेश में कौन सा नारा दिया गया? तेलुगु स्वाभिमान। उसके बाद है 1977 के लोकसभा चुनावों में जनता पार्टी ने क्या नारा दिया? लोकतंत्र बचाओ का नारा, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लगकर हटी थी जिसमें लोकतंत्र को खतरा हो गया था। इस वजह से उन्होंने सरकार चुनावों के समय नारा दिया कि हमें लोकतंत्र बचाना है और ये इमरजेंसी को बिल्कुल ख़त्म करना है। उसके बाद है वामपंथी दलों ने 1977 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में क्या नारा दिया? जमीन जोतने वाले को। देखिए 1977 में जो पश्चिम बंगाल का नारा है वो विधानसभा के लिए है। उसके बाद है भारत में चुनाव किस संस्था के द्वारा करवाए जाते हैं? चुनाव आयोग, जो कि भारत के अंदर बहुत ही शक्तिशाली है। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? वो भी चुनाव आयोग। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हरियाणा में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 90। भारत में चुनाव आयोग में कितने आयुक्त हैं? 3। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 उसके सहयोगी होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। भारत में लोकसभा में अब तक कितने चुनाव हो चुके हैं? 17। भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। ये क्वेश्चन अभी भी नहीं बल्कि यूपीएससी के एग्जाम्स में और आगे भी बहुत सारे कंपटीशंस होंगे जहां पर 1950, 51, 52, 53 ऐसी ऑप्शंस के साथ ये क्वेश्चन आएगा। और आप इसे अभी से याद कर लीजिए कि सबसे पहले आम चुनाव 1952 में आए थे। उसके बाद भारत में लोकसभा का 17वां चुनाव कब हुआ? 2019 में। सबसे पहले किस राज्य में मतदाता पहचान पत्र का प्रयोग चुनावों में किया गया? हरियाणा में। चुनाव धांधली क्या होती है? जब मतदान केंद्र पर मतदाताओं को डराया जाता है कि हमें वोट देनी है, या इस पार्टी को वोट देनी है, या धमकाया जाता है, बूथ पर कब्जा कर लिया जाता है, ऐसी बातें चुनाव धांधली कहलाती हैं और ये चीज़ें लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाती हैं। उसके बाद है भारत में 17वीं लोकसभा के चुनाव कब हुए? अप्रैल मई 2019 में। मतदाता किसे कहते हैं? देश के जिन नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है उन्हें मतदाता कहा जाता है। वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? वयस्क मताधिकार का अर्थ है देश के सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान का समान अधिकार प्रदान करना। उसके बाद है गुप्त मतदान। देखिए जब हम वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पर एक अलग सी जगह होती है जहाँ पर हमें छिपाकर वोट डालनी होती है ताकि किसी को पता न चल सके कि इस व्यक्ति ने किसे वोट डाला है, और इसी प्रक्रिया को गुप्त मतदान कहते हैं। तांत्रिक सरकार किस पर आधारित होती है? जनता की सहमति पर। लोकतंत्र के कितने रूप हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह क्यों दिए जाते हैं? भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह इसलिए दिए जाते हैं ताकि अशिक्षित व्यक्ति भी चुनाव चिन्ह देखकर अपनी इच्छा से उम्मीदवार का चुनाव कर सके, यदि वो नाम ना पढ़ सके तो। उसके बाद है चुनाव याचिका। देखिए चुनाव में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार तो एक ही जीतता है, बाकी तो सभी पराजित होते हैं। जो पराजित उम्मीदवार है अगर उसे लगे कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ
या उसके साथ कोई जाति हुई है तो वो न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका द्वारा मतलब एप्लीकेशन के द्वारा विजयी उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती दे सकता है। इसे चुनाव याचिका कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म भी है। उसके बाद है निर्वाचक गण। जिन व्यक्तियों को चुनाव में मतदान का अधिकार प्राप्त है, सामूहिक रूप से उन्हें मतलब सभी को इकट्ठा करके निर्वाचक गण कहा जाता है। मताधिकार ऐसा अधिकार जिसके जरिए व्यक्ति अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है। फिर है मतपत्र, कागज का वह टुकड़ा जिस पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं, मतपत्र कहलाते हैं। मतपेटी, मतपत्र पर मोहर लगाने के बाद उसे जिस पेटी में डाला जाता है उसे मतपेटी कहते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में केवल जनता के प्रतिनिधि ही शासन कार्यों में भाग लेते हैं। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किस बात का सूचक है? समानता के सिद्धांत का सूचक। उसके बाद है चुनाव चिन्ह। चुनावों में प्रत्येक उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह होता है। इसे निरक्षर मतदाता भी अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में अपने मत का प्रयोग कर सकता है। उसके बाद है निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयोग का कार्यकाल, देखिए नियुक्ति किसने की है चुनाव आयोग के सदस्यों की? राष्ट्रपति ने। तो वो नियम बनाकर इनका कार्यकाल भी निश्चित कर देते हैं, लेकिन प्राय ये अवधि 6 वर्ष की होती है। दल बदल लोकतंत्र के लिए किस प्रकार घातक है? ये जो दल बदल है इसमें क्या होता है कि चुनावों के बाद जो सांसद हैं या विधायक हैं वे अब एक पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उसे दल बदलना बोलते हैं। और अगर ये ऐसा होता है तो इससे सरकार में अस्थिरता बनी रहती है। सरकारें जो हैं हर रोज नई नई बनती हैं, नई नई गिरती हैं। उसके बाद है लोकसभा या विधानसभा का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। आचार संहिता कौन लागू करता है? निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग? चुनावों में उम्मीदवार को टिकट कौन देता है? राजनीतिक दल। क्या भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली है? हाँ बिल्कुल है। मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान का आदेश कौन देता है? चुनाव आयोग। भारत में चुनाव लड़ने के लिए कितनी शैक्षणिक योग्यता तय की गई है? कोई भी शैक्षिक योग्यता तय नहीं की गई। हाँ, लेकिन अब थोड़ा फर्क पड़ा है जब स्थानीय निकायों में शैक्षिक योग्यता सरपंचों के लिए, पंचों के लिए थोड़ी तय की गई है। उसके बाद है निर्वाचन आयोग के कार्य, जैसे कि मतदाता सूची तैयार करना, चुनावों की घोषणा करना, आचार संहिता लागू करवाना, मतदान करवाना, ये सब कार्य निर्वाचन आयोग के हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली का एक दोष सांप्रदायिक होना। लोग अक्सर धर्म के नाम पर विष घोलते हैं और अपनी तरफ मतों को करने का प्रयास करते हैं, और ये हमारे लोकतंत्र के लिए काफ़ी हानिकारक है। उसके बाद है सन 1989 में पारित संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु सीमा में क्या परिवर्तन किया? पहले जो मताधिकार की आयु थी वो 21 वर्ष थी, जिसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया था 1989, या हम कह सकते हैं 61 में संशोधन के द्वारा। चुनाव आय प्रचार के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं? कोई भी उम्मीदवार जो चुनावों में खड़ा है वो चुनाव घोषणा पत्र देगा, चुनाव सभा और जुलूस वगैरह का प्रयोग करेगा, घर घर जाकर भी मत याचना यानी कि वोट डालने के लिए प्रार्थना करेगा। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? 80। गुलबर्गा किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में। गुलबर्गा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कितने क्षेत्र हैं? 8। उसके बाद है राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 के अनुसार कितने प्रतिशत लोगों का मानना है कि वोट से फर्क पड़ता है? 67% लोगों का। और कितने परसेंट लोगों का मानना है कि वोट से फर्क नहीं पड़ता? 15% लोगों का। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12%, जिसे हम कह सकते हैं 12%। और ये जो है महिलाओं के लिए हानिकारक है, क्योंकि जब हम आबादी में आधा प्रतिशत मतलब पूरा आधा भाग हैं, 50% हैं, तो लोकसभा के अंदर भी महिला सदस्यों की संख्या आधी होनी ही चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो से विराम लेते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा है कि ये प्रश्न आपके लिए
बहुत लाभदायक रहे होंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड बाय बाय।